Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saif Khan from PNS People Nursing School of Lams. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saif Khan. तो गाइस जैसे कि आज लास्ट वीडियो लेक्चर है यूनिट नंबर 5 वाइटल साइन का हो जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। एक ब्लड प्रेशर एक क्वेश्चन है वाइटल साइन चैप्टर का, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आज का हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम डीपली ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, हम ब्लड प्रेशर को आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हाँ हमारी ह्यूमन बीइंग में एक पंपिंग आर्गन है, उसको पंपिंग आर्गन है, उसको हार्ट कहते हैं। ठीक है, उसका हार्ट का काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है कि सारी बॉडी को जो है ना हार्ट प्रोवाइड कर जो है ना ब्लड प्रोवाइड करती है। कौन? हार्ट। ठीक है, अब वो जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में है। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो नीचे जो भी ऑर्गन्स हैं ऊपर ब्रेन तक ब्लड कैसे जा रहा है, वो थ्रो वेंस। वेंस का काम क्या, वो आर्टरीज, आर्टरीज का काम क्या होता है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड जा रहा है बॉडी ऑर्गन तक, तो अब आर्टरीज में जो है ना ब्लड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ऑन दी आर्टरीज। अब उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो देखते हैं, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द measure of pressure exerted by the blood as is flow through the arteries of the blood of the body। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है, उस फ्लो ऑफ द ब्लड का जो एग्जर्ट प्रेशर होता है आर्टरीज में, आर्टरीज की वॉल्स पे, तो उसको कहते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इज़ measured in unit of mmHg, millimeter of the mercury, and recorded as a fractional systolic and diastolic, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। अब इसका जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, इसको हम मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। ठीक है, एज ए ब्लड फ्लोज इन वेव्स देयर आर टू ब्लड प्रेशर मेजर्स। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, उसके बाद डायस्टोलिक क्या है। तो systolic blood pressure which is my pressure of the blood as a result of the ventricle contraction। as you know कि human heart has 4 chambers, 2 atrium and 2 ventricle। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी कंट्रैक्शन जब होती है ना, तो उस रिजल्ट में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दैट इज़ द प्रेशर ऑफ हाईएस्ट ऑफ ब्लड वेव। उस प्रेशर की, जो ब्लड प्रेशर की वेव्स होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। इट इज़ यूजुअली 120 mmHg इन एडल्ट। ठीक है, अब इसकी रीडिंग क्या है, 120। अब डायस्टोलिक प्रेशर इज़ द प्रेशर व्हेन वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट। अब सिस्टोलिक में क्या था, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन कर रही थी, अब यहाँ क्या है, रिलैक्सेशन में है। ठीक है, यूजुअली 80 mmHg इन एडल्ट। अब इसकी जो रेटिंग है वो 80 है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, 80। अब 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40। अब जो 40 आंसर आया वो क्या है, पल्स प्रेशर है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज आल्सो नोन एज अ पल्स प्रेशर। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बता दिया कि एक्शन जो हार्ट का मेन काम है क्या, पंप करना। ठीक है, बॉडी सारी को जो है ब्लड प्रोवाइड करना थ्रू आर्टरीज। तो ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम, इसको पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम ये क्या है, ये जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी के ऑर्गन्स हैं ना, उसमें जो भी ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है,
मीन्स के जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो नेरो हो जाती हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब नेरो होगी तो हार्ट का जो ब्लड का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, रेजिस्टेंस लो होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा। ठीक है, इसको सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम भी डिपेंड करता है। ब्लड विस्कोसिटी जैसे कि ब्लड विस्कोसिटी होती है उसमें जैसे कि शहद और पानी, जैसे कि पानी में की विस्कोसिटी कम है और शहद की हाई है, तो जिसकी विस्कोसिटी जो है ना, जो कम होगी उसका फ्लो हाई होगा। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, इसकी जो मैंने निमोनिक बनाई है मेड ड्रेस। ठीक है, मेड एम मेडिकेशन एज डायरेनल वेरिएशंस डिजीज प्रोसेस प्लस ओबेसिटी। अब इस मेडिकेशन, सम मेडिकेशंस इंक्रीज बीपी वाइल सम डिक्रीज बीपी। ठीक है, ये तो क्लियर बात है। एज ब्लड प्रेशर इंक्रीज विथ एज एंड रीचिंग पीक एट ऑनेस्ट ऑफ प्यूबर्टी। अब क्या कह रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है ना इंक्रीज होता है विथ एज। ठीक है, जब एक ह्यूमन, भले वो मैन हो या वोमेन हो, पीक मीन्स के प्यूबर्टी एक स्टेज है, वहाँ पे पहुँच दिए तो उसकी जो है ना बीपी की रेंज जो होती है ना पीक पे होती है, हाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डायरेनल वेरिएशंस लोएस्ट इन अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो बीपी होता है ना वो लो होता है, एंड पीक इन लेटर आफ्टरनून, आफ्टरनून में क्या हो जाता है, पीक पे चला जाता है। डिजीज प्रोसेस प्लस ओबेसिटी, एनी डिजीज प्रोसेस डायरेक्टली इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर। कोई भी डिजीज़ हो ना वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है किस पे, हार्ट एक्टिविटी पे, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गया, एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, और हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, ये जो भी डिजीज़ है ना ये डायरेक्ट इफेक्ट किस पे करेंगी, हार्ट की एक्टिविटी पे, एंड इन्फ्लुएंस और रेट ऑफ दी ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे कि आर्टरीज में एथरोस्क्लेरोसिस आ जाता है, आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एंड ओबेसिटी इज़ अ हाई रिस्क फॉर इनक्रीज ब्लड प्रेशर। जाहिर सी बात है, ओबेसिटी क्या है, एक हाई रिस्क है किसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। उसके बाद रेस, अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स ओवर 35 ईयर्स हैव हायर ब्लड प्रेशर देन यूरोपियन मेल ऑफ सेम एज। इसमें कह रहा है कि रेस जो भी है ना वो भी मेन फैक्टर है किसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन जो मेल है उसकी 35 ईयर्स एज है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन यूरोपियन जो मेल है सेम एज वाला है उसका बीपी जो है लो है। ठीक है, एक्सरसाइज, ये जो रेस में है ना जेनेटिकली इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मीन्स कि इनहेरिटेंस, ये जो है ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ है ब्लड प्रेशर। ठीक है, जेनेटिकली भी हो सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट हैंस इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। अभी क्या है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है ना वो क्या करेगी, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में जो हार्ट ब्लड पंप कर रही है उसको क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट की जो है ना इंक्रीज हो जाएगा तो फिर बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या करता है कि एक्टिवेट करता है इसको, सिंपैथेटिक सिस्टम को। ठीक है, अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन इमरजेंसी हार्मोन्स जिसको फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं वो जो है ना प्रोड्यूस करेगा, तो फिर पल्स ज़्यादा हो जाएगी, पल्स ज़्यादा होगी तो फिर बीपी भी ज़्यादा हो जाएगा, ब्रीथिंग भी हाई हो जाएगी। सेक्स, आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल्स यूजुअली हैव लोअर ब्लड प्रेशर देन मेल ऑफ द सेम एज, द डिफरेंस इज ड्यू टू दी हार्मोनल वेरिएशंस। अब कह रहा है कि आफ्टर प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में जो है ना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू मेल, बिकॉज दे हैव डिफरेंस ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, नॉर्मल चेंजेस, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है,
न्यू बॉर्न में जैसे कि मैंने बताया कि न्यू बॉर्न में जो है ना बीपी लो होता है 75 बाय 55 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। उसके बाद 1 to 3 years 90 to 90 by 55, 6 to 8 years 95 by 57, ठीक है। अब एडल्ट में कितना है 120/80, ठीक है। ओल्डर एडल्ट में पॉसिबल इंक्रीज डायस्टोल, ठीक है। ये रेंजेस आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट से, और वाई वाई के हिसाब से बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद साइट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जैसे कि हमने टेम्परेचर में पल्स में जो डिस्कस किया था कि कितनी ह्यूमन बॉडी में साइट्स होती हैं, कितनी साइड से कहाँ कहाँ से हम पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड टेम्परेचर को कहाँ कहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की भी साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक साइट्स, वहाँ से हम ब्लड को मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को। तो ब्रेकियल, रेडियल, पेपोलेटरल एंड डॉर्सल पेडिस एंड पोस्टीरियर टेबिलिया, ठीक है। ब्रेकियल कहाँ पे होती है, टेकन ऑन द अपर आर्म, मोस्ट कॉमन साइट होती है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉमन साइट है ये। रेडियल टेकन ऑन द लोअर आर्म, ठीक है। उसके बाद पेपोलेटरल टेकन ऑन थाई, थाई पे इसको टेकन करते हैं। डॉर्सल पीडस एंड पोस्टीरियर टेबिल टेकन ऑन लोअर लेग, ठीक है। अब ये जो साइड्स हैं वो शो हो रही हैं कि ब्रेकियल आर्टरी पे जो है ना ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा है, रेडियल आर्टरी एंड पिपोलेटरल आर्टरी जो है अबव द नी, एंड जो पोस्टीरियर टिबिला आर्टरी है वो भी देख लिए इसमें। उसके बाद मेथड्स ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर, कौन से मेथड्स हैं, हम कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेसिव मॉनिटरिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ कैथेटर डायरेक्टली इनटू द ब्रेकियल और रेडियल और फीमोरल आर्टरी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे किसकी, कैथेटर की, डायरेक्ट ब्लड आर्टरीज में। ब्रेकियल हो गई, रेडियल हो गई, फीमोरल हो गई, इन आर्टरीज में ब्लड जो है ब्लड आर्टरीज में हम कैथेटर की इंसर्शन करके हम वहाँ से ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। इसको कहते हैं इनसेव और डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। अब नॉन इनसेव या इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग कौन सी है, देयर आर टू नॉन इनसेव इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ द मेजरिंग ब्लड प्रेशर, osculatory methods with stethoscope and papillary method with palpation, ठीक है। अब जैसे कि हम मैनुअल ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, और पेपिलरी जिसमें स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते, फिंगर्स से बस पल्स की जो है ना वो पल्स की जो रोटेशन है वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ स्पेग्नोमोनोमीटर, ठीक है। अब फॉलोइंग आर द 3 टाइप ऑफ स्पेग्नोमोनोमीटर, हम ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, स्पेग्नोमोनोमीटर से, ठीक है। एंड्रॉइड स्पेग्नोमोनोमीटर जिसको मैनुअल कहते हैं, मर्क्यूरी स्पेग्नोमोनोमीटर एंड डिजिटल स्पेग्नोमोनोमीटर, ये 3 टाइप हैं स्पेग्नोमोनोमीटर के। ये एंड्रॉइड और जिसको मैनुअल स्पेग्नोमोनोमीटर कहा जाता है। अब ये देखें रबर बल्ब है जिससे एयर फिल करते हैं, और कफ कंटेनिंग ब्लीडर है जो बांधते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्क्रू है जिसको हम टाइट करते हैं या वो फिल करते हैं तो एयर फिल होती है इसमें कफ में। टम्बिंग है, ठीक है। ये जो कांटा शो हो रहा है स्पेग्नोमोनोमीटर इसको कहते हैं, यहाँ पे रीडिंग होती है, रीडिंग शो होती है। और ये जो डायग्राम है ये मर्क्यूरी स्पेग्नोमोनोमीटर का है, ये डिजिटल स्पेग्नोमोनोमीटर का है, ठीक है। असेसिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कैसे असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ ब्लड प्रेशर कफ, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ब्लड प्रेशर कफ होता है और स्पेग्नोमीटर का, एंड स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, जिससे हम जो है ना वो पल्स और हार्ट बीट मेजर करते हैं, लिसन करते हैं। द ब्लड प्रेशर कफ कंसिस्ट ऑफ रबर बैग होती है उसमें, ठीक है। दैट कैन बी इन्फ्लेंड विथ एयर, जिससे हम एयर को इन्फिल कर सकते हैं, इन्फ्लेंट कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड
ब्लेडर, जिसमें हम ब्लड एयर फिल करते हैं, उसको ब्लेडर कहते हैं। इट इज़ कवर्ड विथ द क्लॉथ एंड हैज़ टू ट्यूब्स अटैच टू इट। वो जो होता है ना ब्लेडर, वो एक कपड़े से जो है ना कवर्ड होता है, और उसमें से दो ट्यूब्स होते हैं। एक ट्यूब जो होता है ना, वन ट्यूब कनेक्ट टू द रबर बल्ब, जिससे हम एयर फिल करते हैं, उसमें कनेक्ट होता है। द इन्फ्लेट द रबर एंड अदर इज अटैच विद द स्फिग्नोमोनोमीटर। अब एक जो दो ट्यूब आ रहे थे किससे, से कफ कफ से, ठीक है, ब्लेडर से दो ट्यूब आ रहे थे। एक ट्यूब किस में कनेक्ट हुआ, इसमें एक ट्यूब जो है ना उसमें रबर बल्ब में कनेक्ट हुआ, दूसरा ट्यूब जो है स्फिग्नोमोनोमीटर से, जहाँ से हमें रीडिंग शो होती है। देयर इज़ अ वाल्व ऑन रबर बल्ब, व्हेन द वाल्व इज क्लोज्ड एयर विच इज़ पम्प्ड द ब्लेडर रिमेन्स हेयर। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, वाल्व्स होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑन करेंगे तो वो जो है ना वो उसको क्लोज करेंगे, तो उसकी जो एयर्स है ना वो ब्लेडर में रिमेन्स, मीन्स कि ब्लेडर में होगी। ठीक है, अब उसको ओपन करेंगे तो एयर रिमूव हो जाएगी। प्रिपेयर एंड पोजिशन द क्लाइंट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द प्रोसीडियर एंड ऑब्टेन वर्बल कंसेंट। सबसे पहले हम क्लाइंट्स को बताएंगे प्रोसीजर के बारे में, तो हम आपका जो है ना बीपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उससे वर्बल कंसर्ट लेंगे। मेक श्योर दैट द क्लाइंट हैज़ नॉट स्मोक्ड और इंजेस्ट कॉफीन विद इन 30 मिनट्स prior टू द मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले कि हम इस चीज़ को वो मेंशन करेंगे, इस चीज़ पे गौर करेंगे कि जो हमारे पास पेशेंट क्लाइंट आया हुआ है, कहीं उसने स्मोकिंग या कोई कॉफ़ीन वगैरह तो इनटेक नहीं किया। उस अगर उसने यूज़ किया है तो फिर 30 मिनट्स के बाद उसका बीपी मेजर करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें इनटेक करके आया है ये इफ़ेक्ट करेंगी, उसकी जो बीपी है ना उसका रेट हाई हो जाएगा। पोजीशन द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन अनलेस स्पेसिफाइड, द एल्बो शुड बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड विद द palm ऑफ द हैंड फेसिंग अप एंड फोर आर्म सपोर्टेड एट द लेवल ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब उसको ये बैठाने का तरीका बता रहा है, पैटर्न बता रहा है कि पेशेंट को कैसे बिठाना है। पेशेंट को सबसे पहले सिटिंग पोजीशन में लाना है, उस स्पेसिफिक स्पाइट करना है। ठीक है, एल्बो शुड बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड, वो जो है ना स्लाइटली फ्लेक्स करनी है विथ पाम ऑफ द हैंड, एंड जो हैंड है ना उसकी फेसिंग जो है अपवर्ड होनी चाहिए, एंड जो फोर आर्म है ना वो सपोर्टेड टू द लेवल ऑफ द हार्ट, वो सपोर्टेड होना चाहिए किससे, हार्ट से। उसके बाद वाप द डिफ्लेटेड कफ इवनली अराउंड द अपर आर्म। ठीक है, मीन्स के जो कफ है उसको बांधना है अपर आर्म के अराउंड। ठीक है, लोकेट द ब्रेकियल आर्टरी उसकी पोजीशन है जहाँ पे कफ को हम बांधेंगे। अप्लाई द सेंटर ऑफ द ब्लेंडर डायरेक्टली ओवर द आर्टरी। For an adult, place the lower border of the cuff approximately 2.5 centimeter above the antecubital space। ठीक है, अब जो एडल्ट हैं उसमें क्या है कि जो कफ को बॉर्डर करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर अबोव द एंटीक्यूबेटल स्पेस, मीन्स के एल्बो से 2.5 सेंटीमीटर अबोव जो है ना बांधेंगे। ठीक है, उसके बाद पोजीशन द सॉरी उसके बाद पोजीशन द स्टेथोस्कोप अप्रोप्रिएटली। ठीक है, क्लीन द एयर पीसेस ऑफ द स्टेथोस्कोप विथ अल्कोहल। जो स्टेथोस्कोप के एयर पीसेस हैं ना उसको क्लीन करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ। इंसर्ट द एयर अटैचमेंट्स इन योर ईयर्स, वो अपने कानों में डालेंगे। ठीक है, इंश्योर द स्टेथोस्कोप हैंग्स freely from ears, because rubbing with any object can obliterate and the sound of blood। ठीक है, अब वो हमें बताएंगे जो ब्लड का साउंड्स है ना वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक साउंड बताएंगे। ठीक है, प्लेस द बेल साइड ऑफ स्टेथोस्कोप ओवर द ब्रेकियल आर्टरी एंड होल्ड डायफ्राम विथ योर फिंगर। नीचे
ये जो आपको दिखाया गया है कि इस कंडीशन में इस ऐसे मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद ऑस्कल्टेट क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। पंप अप द कफ until sphygmomanometer registers about 30 mmHg above the point where the brachial pulse disappeared, ठीक है। उसके बाद रिलीज द valve on cuff carefully so that the pressure decrease at the rate of 2 to 3 mmHg पर सेकंड, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, आपको रीडिंग मिल गई, ठीक है, आपने बीपी मेजर कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रिलीज द वाल्व कफ। अब वो जो कफ है उसके वाल्व रिलीज करेंगे केयरफुली, अब प्रेशर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब प्रेशर डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ द 2 to 3 mmHg पर सेकंड, ठीक है। एज द प्रेशर फॉल्स आइडेंटिफाई द मोनोमीटर रीडिंग एट ईच ऑफ द 5 फेज। अब जो वो प्रेशर आपने रिमूव करना है ना उसका, तो उसमें आपको 5 जो है ना फेज आएंगे। कॉर्टकॉफ साउंड्स उसको कहते हैं, ठीक है, उसकी 5 फेज हैं। रिमूव द कफ एंड रिकॉर्ड द बीपी, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा समझें। कॉर्टोकोफ साउंड्स, अब ठीक है। अब जब हम बीपी मेजर करते हैं ना, देखें कि हम जो है ना एयर फिल करते हैं उसमें 160 से 160 तक क्या करते हैं, ठीक है। तो अब पहला जो है ना जो पहला फेज़ है, इसके 5 फेज़ हैं, ठीक है। पहले फेज़ में क्या हो रहा है कि 40 से जो है ना 140 से इस पहला साउंड दे रहा है, ठीक है। अ शार्प थंब मीन्स कि उस वो साउंड कैसा होगा, अ शार्प थंब। उसके बाद फेज़ 2 में ब्लोइंग और वॉर्मिंग वॉशिंग साउंड, ठीक है, वॉर्मिंग वॉशिंग साउंड होगा। उस थर्ड फेज़ में क्या होगा, सॉफ्टर थंब होगा। देन फेज़ 1, ठीक है, सॉफ्टर होगा लेकिन देन फेज़ 1 से होगा। फोर्थ में क्या होगा, सॉफ्टर ब्लोइंग साउंड दैट फीड्स। एंड 5 में साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब पहले जो हमें हमारा पहला साउंड मिला था शार्प थंब, ये क्या है, सिस्टोलिक साउंड है, ठीक है। उसके बाद फिर जो फोर्थ वाला फाइव्थ वाला है, फोर्थ में हम सॉफ्टवेयर बाउलिंग एंड जो है साउंड है दैट फीड्स, ठीक है। उसके बाद जो है फाइव्थ फेज में साइलेंस हो गया मीन्स कि 90। अब इसमें क्या है, ये पहला जो सिस्टोलिक है वो 140 पे है, और जो डायस्टोलिक है वो 90 पे है, ठीक है। ऐसे रीडिंग हमें मिलती है बीपी की। एबनॉर्मलिटीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाइपरटेंशन, अ ब्लड प्रेशर दैट इज प्रिस्टसली अबो नॉर्मल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल रेंज से जब बीपी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। इट इज़ यूजुअली अ सिम्पटोटिक एंड इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अननोन काज, उसका पता नहीं होता क्यों हो गया, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी का पता होता है, ठीक है। अब इसमें जो रेंजेस हैं नॉर्मल की तो आपको पता होगी, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, ठीक है। अब प्री हाइपरटेंशन 120 से लेकर 139 तक, ये जो रेंज है, किसी का अगर बीपी 125 130 हो रहा है लेकिन हाई है, लेकिन हाइपरटेंशन में नहीं है, हाइपरटेंशन 120 तो 130 प्री हाइपरटेंशन, एंड डायस्टोलिक 80 to 89, ठीक है। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में तब होगा जब रीडिंग ये होगी 140 से लेकर 159 तक के बीच में जो भी टेम्परेचर ब्लड प्रेशर की रीडिंग होगी तो हाइपरटेंशन स्टेज में है, सिस्टोलिक, ठीक है। उसके बाद 90 to 99 ये जो है ये डायस्टोलिक की रीडिंग है, ठीक है। हाइपरटेंशन स्टेज 2 160 होगा या उससे ग्रेटर होगा, ठीक है। और डायस्टोलिक में 100 और ग्रेटर देन 100। हाइपरटेंशन क्राइसिस जो का वो 180 और ग्रेटर देन 180, ठीक है। और 110 और ग्रेटर देन 110, ठीक है। ये जो है ना स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस हाइपर टेंशन की, इसकी रीडिंग आपको याद करनी पड़ेगी। अब काज ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्यों होता है, सिगरेट सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी हो सकता है, लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो
आर्टरीज में वो जो है ना एक्यूमुलेशन ऑफ दी कोलेस्ट्रॉल हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती हैं तो बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से भी बीपी हाई होता है, क्योंकि स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इपिनेफ्राइन एंड नॉन इपिनेफ्राइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं फाइट एंड फ्लाइट, तो इस वजह से भी बीपी हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन काज हो सकता है, ठीक है। अब मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्रेन ब्रेन में जो सीरोब्रोवेस्कुलर इंसिडेंट इस स्ट्रोक हो गया, हाइपरटेंशन, एंसेफेलोपैथी, कन्फ्यूजन होगी, हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। उसके बाद रेटिना ऑफ आई, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है। उसके बाद जो है ना, तो इस वजह से भी हो सकती है, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर दैट इज़ बिलो नॉर्मल इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। जब नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। दैट इज सिस्टोलिक रीडिंग कंसिस्टेंटली बिटवीन 85 to 110 mmHg इन एडल्ट, ठीक है। उसके बाद आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज ब्लड प्रेशर दैट फॉल्स व्हेन द क्लाइंट सिट और स्टैंड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर हाइपोटेंशन, ठीक है। जब कोई बंदा खड़ा हो या बैठ के मीन्स के सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, उसका बीपी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाए तो उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इट इज़ यूजुअली ड्यू टू द पेरिफेरल vasodilation that cause the blood to move from central blood flow parts brain, ठीक है। ये जो है ना, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच जाता तो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी काजिंग पर्सन टू फील फेंट, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हाइपोटेंशन, इंटरवेंशन कौन सी है, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजिशन फॉर 2 to 3 मिनट्स। सबसे पहले जिस उस पेशेंट को, हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को जो है ना सुपाइन पोजिशन में लेटाना है 2 to 3 मिनट्स। किसके लिए, दिस अलाउज द ब्लड प्रेशर एंड पल्स टू स्टेबलाइज, ठीक है। रिकॉर्ड द क्लाइंट्स पल्स एंड ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स एंड ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करें और असेस द क्लाइंट टू स्लोली सिट और स्टैंड, सपोर्ट द क्लाइंट इन केस ऑफ फिटनेस, ठीक है। इट विल डेवलप नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। नर्स और क्लाइंट का जो है रिलेशनशिप इसमें बन जाता है। एंड आफ्टर 1 मिनट इज इन अपराइट पोजिशन, चेक रीचेक द बीपी, ठीक है। पल्स एंड बीपी को चेक करना है फॉर मोर एक्यूरेट रीडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज वाइटल साइन के जो है ना हमने 4 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए। तो इसमें इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया, फुली डिस्कस किया इसको, ब्लड प्रेशर को। आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइज, once again I want to request all of you, support me, like and subscribe, share my videos as can I upload more video lectures. Take care, Allah Hafiz.